हेलो नमस्कार वंदे मातरम में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर जब शिक्षा मंत्री जी से सवाल किया गया कि इनके नियमितीकरण के लिए इनके भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही है, तो शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा इसके संबंध में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। कब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा? जब नेशनल मीडिया पर सवाल किया गया अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, इनकी नियुक्ति को लेकर, समान कार्य समान वेतन को लेकर क्या कहना है शिक्षा मंत्री जी का, मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल सुनिए अपडेट पाने के लिए। वो अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री जी का कहना हो सकता है। आगे चल के भविष्य में अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी। स्कूल शिक्षा विभाग की सबसे पहले बात करते हैं, क्या कुछ नवाचार चल रहा है स्कूल शिक्षा विभाग में? एक्चुअली जहाँ तक स्कूल शिक्षा का विषय है, मुझे लगता है इसमें नवाचार की बहुत संभावना नहीं होती। इसमें जो व्यवस्था चल रही है उसमें समय के साथ एक आवश्यक परिवर्तन जिनकी आवश्यकता रहती है। हर युग में आज के 20 साल पहले अलग तरह का शिक्षा का तंत्र था, वर्तमान में अलग तरह का है। भविष्य बच्चों को एक अलग तरह की शिक्षा की तरफ हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो डिजिटल एजुकेशन है, हमारा स्मार्ट क्लासेस हैं, अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से बच्चों को तैयार करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो इस तरह के हमारे साइंस एग्जीबिशंस आते हैं, साइंस फेयर आते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर हम नवाचार में इनको रख सकते हैं। और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज के समय के बच्चे को आगे आने वाले, जब वो वयस्क होगा, जब उसको जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उन चीज़ों में ढालकर उस तरह से आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि डिजिटल युग है तो डिजिटल में क्या कुछ खास, और क्या एआई को भी शामिल कर रहे हैं बड़ी क्लासेस के लिए? नहीं, स्वाभाविक रूप से एआई का अपना एक उपयोग है, लेकिन एआई पे निर्भरता कहीं ना कहीं मुझे लगता है चुनौती भी है। हम लोग इसमें सामंजस्य बना रहे हैं, कितना एआई का उपयोग करना है, किस लेवल तक हमको जाना है। अभी बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन डिजिटल एजुकेशन में हम लोग उस पर काफ़ी आगे बढ़े हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हम लोग मतलब हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 2 सालों में हम हाई स्कूल हाई सेकेंडरी लेवल पर स्मार्ट क्लासेस, हमारी 100% हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल स्मार्ट क्लासेस से जुड़े हों। और मतलब हमारे कंप्यूटर लैब्स अच्छे हाईटेक तरीके से हम तैयार करके उनको दे सकें। उस पर लगभग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम, और उस पर हर दिन हम बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, शासकीय स्कूलों में टेक्नोलॉजी आती है, हमने पहले भी आपको शायद याद होगा कि हेड स्टार्ट करके कंप्यूटर आया था, काफ़ी पहले की बात है, लेकिन वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी धरी रह जाती है, मतलब बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है। नहीं, अब तो बहुत ही मतलब बड़े ट्रांसपेरेंट मोड पे हम लोग काम करते हैं। और दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो चीज़ें उपलब्ध कराएं हमको। हम इस तरह का मापदंड अपने, जैसे हमें सपोज़ कंप्यूटर परचेज़ करना है विभाग को, तो हम उस तरह से उस पर जाते हैं कि जो बड़े कंप्यूटर के हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसमें बिडिंग में शामिल हों और वो क्वालिटी प्रोडक्ट हमको सप्लाई करें। इस तरह का हम इन चीज़ों से बचते हैं कि स्थानीय स्तर की चीज़ें आ जाएं, या जो एक हम स्थानीय भाषा में कहते हैं कि चाइना मेड आ गया। तो इस तरह की हल्की चीज़ें बच्चों के सामने ना जाएं, क्वालिटी प्रोडक्ट हम नीचे स्कूल में भेजें। इस बात को लेके विभाग सतर्क रहता है। छात्रों की पुस्तक और ड्रेस को लेकर काफ़ी इश्यूज रहते हैं। अभी आरटीई के तहत, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत, क्लास 1 से लेकर 8 तक जो एनसीईआरटी की पुस्तक उसको अनिवार्य किया गया था, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल प्राइवेट किताबें खरीदने को मजबूर करता है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग बदल रहे हैं इसमें। मैं जिस समय आपके साथ बैठा हूँ, हम लोगों ने यूनिफॉर्म का पैसा डीबीटी कर दिया, हम बच्चों को साइकिल बांट चुके, हम बच्चों की स्कॉलरशिप दे चुके, हम जो आरटीई का पैसा प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा शासकीय मदद से पढ़ता है, जो फीस सरकार जमा करती है उसकी आरटीई के तहत, वो पैसा हमने 23-24 का ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद में हमने जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको लैपटॉप दे चुके, स्कूटी। मतलब हम, ये शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि
सितंबर माह जाते जाते अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम सारी चीज़ें पूरी कर चुके। अब एकेडमिक ईयर में केवल पढ़ाई है, बच्चों की तैयारी है, उनको ट्रेनिंग कराना है, एग्ज़ाम कराना है, ये काम बचा है। लेकिन सर बात पुस्तकों की थी कि और पुस्तकें जहाँ खरीदने तक के लिए पुस्तकों का सवाल है, हम लोगों ने पिछले 2 सालों में प्राइवेट स्कूल्स में फीस को लेकर जो अनियमितताएं थी, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सैकड़ों करोड़ रुपया पेरेंट्स का स्कूल ने वापस किया है। ऐसा पहली बार हुआ मध्य प्रदेश के इतिहास में। हमने जिला स्तर पर बुक फेयर्स लगाए जिससे बच्चों को सस्ते दाम पर बुक्स मिल सके। इस साल हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। इस बार हमने तय किया है कि जो शासकीय बच्चों को हम मुफ्त में सिलेबस उपलब्ध कराते हैं, हम आगामी सालों में, हमारे पास समय है, संसाधन है, हम जो शासकीय बच्चों को किताब छापते हैं, हम एनसीईआरटी एससीईआरटी का सिलेबस के साथ हम सरप्लस किताबें छापेंगे और वो हम तहसील स्तर पर ले जाकर उनके बुक फेयर लगाएंगे कि प्राइवेट स्कूल का पालक भी, बच्चा भी जाके शासकीय किताबें जिनकी कीमत 400 रुपये, 350 रुपये के आसपास होगी, एक क्लास का पूरा सिलेबस उनका सस्ते दर पर हम उपलब्ध कराएं। और ये सरकार इस पर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। और आप देखना, जो किताबों में एक जो अनियमितता की बात चलती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उसको हम मतलब काफ़ी हद तक चेक करने का काम करेंगे। आपने बोला कि सरप्लस पुस्तकें छापेंगे, तो क्या लगता है अभी आपको कमी है? क्योंकि कई जगह शिकायतें आती है कि एनसीईआरटी और राज्य शिक्षा केंद्र की बुकों में कमी है। नहीं, मैं बताऊं आपको, इस साल हम लोगों ने अप्रैल फर्स्ट वीक में 90% संकुल केंद्रों पे हमारी एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक्स जो सिलेबस है 100% सिलेबस 95%, 92% स्कूल्स में हमने अप्रैल के महीने में भेज दिया था। बच्चे जुलाई में दोबारा जब स्कूलों में आए हैं तो उनके पास में लगभग 98% स्कूल्स के बच्चों के पास अपना सिलेबस है, बुक्स हैं, जो पहले कभी अक्टूबर नवंबर में मिला करती थी, हमने अप्रैल में दे दी। और अगले साल से मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम सारी चीज़ें, मतलब बुक्स हैं, दूसरे जो संसाधन है, यूनिफॉर्म है, सारी चीज़ें हम एकेडमिक ईयर के पहले दूसरे महीने में बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। सरकार जब निजी स्कूलों को मान्यता देती है तो सारे नॉर्म्स देखती है, सारे मापदंड देखती है, लेकिन सरकार खुद के स्कूलों में, सरकारी स्कूल में वो मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे 30 बच्चों पे एक टीचर। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम बच्चों के नॉर्म्स के हिसाब से, हमारे पास पूर्णकालिक शिक्षक नहीं है तो हम अतिथि शिक्षक लगा कर उसकी पूर्ति करते हैं। हर हाल में 35 के ऊपर दूसरा शिक्षक होगा, वो हमारा मतलब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम उस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। आज कहीं अखबार खबर देख रहा था मैं, किसी अखबार ने पूरे हिंदुस्तान का एक डिटेल निकाला हुआ है। उन्होंने ये लिखा है कि 35 के ऊपर एक शिक्षक, वो शिक्षक को क्या, जो पूर्णकालिक शिक्षक हमारा जो फुल टाइम टीचर जो है उसको आंकड़े लेते हैं, लेकिन जो अतिथि जिसको लगाकर हम वो कंपनसेट कर रहे हैं, उस जगह को मतलब भरने का काम करते हैं, उसको वो नहीं गिनते। तो हम लगभग 75,000 अतिथि शिक्षक हमारे जो वैकेंसीज हमारी हैं उस जगह पर वो काम करते हैं और हम भर्ती भी कर रहे हैं, लगातार भर्ती कर रहे हैं। हम अतिथि शिक्षकों को उसमें आरक्षण दे रहे हैं जिससे कि उनको जीवन में जो अनुभव उनको मिला है उसके आधार पर वो शासकीय नौकरी में आ सकें। तो इस पर सरकार बिल्कुल सतर्क होकर काम कर रही है। और मतलब ऐसे स्कूल आपको बिरले कहीं भूल चूक से कोई छूटा हो जहां बच्चों के अनुपात में शिक्षक नहीं है, अन्यथा हमने कोशिश करी है कि हर स्कूल स्तर पर जहां जितने बच्चों की आवश्यकता है, बच्चे जहां पर शिक्षक की आवश्यकता है, उतने शिक्षक हम उसको उपलब्ध करा सकें। अच्छा, अतिथि शिक्षकों को लेके बोला, तो अतिथि शिक्षकों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या उसके लिए एग्जाम जरूरी है, कंपलसरी है? 100% जरूरी है, क्योंकि आप मतलब बच्चों के भविष्य के साथ अतिथि शिक्षक है। अभी हमारे उसके मापदंड अलग तरह के हैं, लेकिन पात्रता परीक्षा, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको जिम्मेदार जगह पर बिठाया गया है, आप सामान्य रूप से कहीं अखबारों में लिख रहे होंगे, छोटे जगहों पर काम कर रहे होंगे, और लाके आपको सीधा ईएमएस के यहाँ बिठा दिया जाए अनट्रेंड व्यक्ति को। जो हाल आप करोगे मीडिया हाउस का, वही वो करेगा। इसलिए ट्रेनिंग, एग्जाम और पात्रता परीक्षा पास कर, जब आप पात्रता परीक्षा पास करोगे तो मतलब ये मान के चलोगे कि आप हमारे उस लेवल को क्वालिफाई कर रहे हो, आप जो एक्सपेक्टेड है, जो बच्चों के लिए आवश्यक है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं अतिथि टीचर 5-5 साल से पढ़ा रहे, तो क्या वो पात्र नहीं थे? नहीं, ये नहीं है। वो बीएड, बीटीआई इस तरह के मापदंड पूरे कर रहे थे, लेकिन आपको भर्ती का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। 4 अच्छे लोग हैं, आपको 2 की आवश्यकता है, आप कैसे उठाओगे उसमें से? अनुभव आधार बनेगा, मार्क्स आधार बनेंगे,
एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्मेंस आधार बनेगी, उसके बाद जो टॉपर्स निकल के आएंगे वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा आपके लिए, जिसका आप बच्चों के लिए उपयोग कर सकते हो आप। तो हर जगह आपको, क्योंकि संख्या बल बहुत है, आप 1000 पोस्ट का एग्ज़ाम निकालते हो, लाखों लोग उसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप क्वालिटी निकल के आती है। और हर अतिथि जो हमारा शिक्षक बने, इस बात की चिंता कर रहे हैं हम, इसलिए उनको आरक्षण भी दे रहे हैं, अतिथियों को आरक्षण दे रहे हैं, जिससे कि अतिथि हमारा जो है अनुभव के आधार पर अपना पात्रता परीक्षा के साथ में उसको हम अलग से मार्क्स उसको दे रहे हैं, जिससे कि वो शिक्षक बन सके। एमपी बोर्ड के जो बच्चे रहते हैं उनको कई बार आप लैपटॉप की फैसिलिटीज देते हैं, स्कूटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सीबीएसई के बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता ये सब कुछ? नहीं, वो इसलिए देखो, सीबीएसई कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? प्राइवेट स्कूल्स में। हम शासकीय स्कूल के बच्चों को देते हैं। नहीं, कई केंद्रीय विद्यालय भी है, केंद्रीय विद्यालय हैं, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश के निवासी, वो छात्र भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उसमें संसाधन सुविधाएं जो हैं भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जाती है। एक सिस्टम है, रेलवे मध्य प्रदेश से निकल के जाती है। अब कोई कहे कि रेलवे स्टेशन भोपाल से जा रहा है, प्रदेश सरकार उसमें काम करे, वहाँ दखल दे। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम इस देश में है, हमारा संघीय ढांचा है, हर जगह हर एक के दायित्व तय हैं। हमारा दखल सेंट्रल स्कूल और नवोदय में नहीं है तो नहीं है। हमारे जो स्कूल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें भारत सरकार दखल नहीं देता तो नहीं देता। सबकी अपनी मर्यादाएं हैं, उसके अंदर काम करने की हमारी बाध्यता है। कई बार सर छात्र भेदभाव महसूस करते हैं, नहीं, कोई भेदभाव महसूस, वही मध्य प्रदेश के निवासी हैं। नजरिए का फर्क है, ये कोई भेदभाव महसूस नहीं करते। वो छात्र जो सेंट्रल स्कूल में जाता है, नवोदय में जाता है, बल्कि हमारा छात्र महसूस करता है कि हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे। आप उल्टा बता रहे हो, वो छात्र कभी महसूस नहीं करता। हमारे सामान्य बच्चों को, स्कूल के बच्चों को लगता है कि मैं नवोदय में क्यों नहीं पहुंच पा रहा, मैं सेंट्रल स्कूल में क्यों नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? उनका मैकेनिज्म है, उनका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उस परीक्षा को पास करोगे तब नवोदय में जाओगे। नवोदय में सीधा मतलब वॉक इन नहीं है कि आप आए मार्क्स के आधार पर अंदर हो जाए, एग्जाम के आधार पर अंदर हो गया। तो हमारे बच्चों की हसरत रहती कि हम वहाँ जाए। वहाँ का बच्चा कभी नहीं सोचता कि हमें ये नहीं मिला, कि हमें नहीं मिला। वो एक लेवल ऊपर अपने आप को मान के चलता है। इसलिए हमने मध्य प्रदेश में हम एक्सीलेंस स्कूलों में गए, हम मॉडल स्कूल्स में गए, हम सांदीपनी स्कूल्स हम बना रहे हैं। तो ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हम उस लेवल को छूना चाहते हैं। हमारे बच्चे के अंदर कहीं ये भावना नहीं आना चाहिए कि हम सेंट्रल स्कूल के बराबर नहीं हैं, या नवोदय के बराबर नहीं हैं, या हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बराबर नहीं। इसलिए हम उनको और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं।